अब हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, जो कि एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पोर्शन है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन वाटर के कुछ पार्ट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, इसलिए इसका पहला फंक्शन हम मानते हैं कंप्लीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा यहाँ पे कुछ विटामिन्स का प्रोडक्शन भी किया जाता है, सिंथेसिस भी किया जाता है। तो जैसे एक हम एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम पार्ट के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि विटामिन B12 का सिंथेसिस करते हैं। इसी प्रकार से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो उससे फॉर्मेशन किया जाता है फिशीज का। तो फिशीज का फॉर्मेशन लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है, और फिशीज को बॉडी से बाहर निकालने का काम, बॉडी से एलिमिनेट करने का काम भी लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा ही किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सीकम, दूसरा पार्ट है कॉलन, और तीसरा पार्ट है रेक्टम। तो जो फर्स्ट पार्ट है सीकम, ये कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम से थ्रू इलियोसिकल स्फिंक्टर या इलियोसिकल वाल्व। अब इलियोसिकल वाल्व के सीकम इलियोसिकल वाल्व के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और इससे कनेक्टेड एक स्ट्रक्चर और होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक विस्टिजियल ऑर्गन है। विस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग। तो इसका बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, तो ये एंसेस्टर के अंदर वेल डेवलप्ड थे, तो अपने अंदर ये विस्टिजियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मीजो अपेंडिक्स नामक मिजेंट्री के द्वारा इलियम के इंफीरियर पार्ट से कनेक्टेड होता है। उसके बाद दूसरा पार्ट है कॉलन। तो कॉलन के 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला है असेंडिंग कॉलन, दूसरा है ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा है डिसेंडिंग कॉलन, और चौथा है सिग्मोइड कॉलन। तो जो फर्स्ट पार्ट है असेंडिंग कॉलन, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि असेंड होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि ये राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और राइट साइड में असेंड करते हुए लीवर की तरफ जाता है, और लीवर के सरफेस को टच करके फॉर्मेशन करता है राइट कोलिक फ्लैक्सर या हिपेटिक फ्लैक्सर का। हिपेटिक फ्लैक्सर से फिर इमर्ज होता है ट्रांसवर्स कॉलन, जो कि एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर प्रोसीड होता है, और स्प्लीन के नीचे लेफ्ट कोलिक फ्लैक्सर या फिर स्प्लेनिक फ्लैक्सर का फॉर्मेशन करता है। अब स्प्लीन के नीचे जो स्प्लेनिक फ्लैक्सर बना है, वहाँ से इमर्ज होता है डिसेंडिंग कॉलन, जो कि नीचे की तरफ प्रोसीड होगा और अल्टीमेटली टर्मिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्मोइड कॉलन। तो सिग्मोइड का मतलब होता है एस शेप्ड, तो ये लास्ट पार्ट होता है कॉलन का, जो कि एस शेप्ड होता है, और यह 3rd सैक्रल वर्टिब्रा के लेवल पर रेक्टम के रूप में टर्मिनेट होता है। तो रेक्टम लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसका जो लास्ट 2 से 3 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ये फॉर्मेशन करता है एनल कैनाल का। तो एनल कैनाल को हम अलग से पढ़ेंगे। और एनल कैनाल का जो लास्ट पार्ट है वो है एनस। तो एनस के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होता है। एनल कैनाल, तो एनल कैनाल रेक्टम का लास्ट 2 से 3 सेंटीमीटर भाग होता है। एनल कैनाल के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन वर्टिकल फोल्ड्स के रूप में पाया जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं एनल कॉलम। अब इसकी जो लास्ट ओपनिंग होती है एनस, तो एनस के अंदर 2 प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अंदर की ओर पाया जाता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और बाहर की ओर पाया जाता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल्स का बना होता है, और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल्स का बना होता है। इसलिए एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की मूवमेंट वॉल्यूंटरी होती है, और इंटरनल एनल स्फिंक्टर की मूवमेंट इनवॉल्यूंटरी होता है। इसलिए डिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कुछ लिमिट तक वॉल्यूंटरी कंट्रोल के अंदर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए अडेप्टेड हो। जैसा कि हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जो कि इम्पॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो जैसे पहला हमने पढ़ा था कि सर्कुलर फोल्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं,
प्लाइकी सर्कुलरिस, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे विलाई प्रेजेंट नहीं होते हैं, हालांकि माइक्रोविलाई यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं उनके टिप पार्ट के ऊपर माइक्रोविलाई यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन जो दो अडेप्टेशंस जो हमने देखे थे, जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हमने देखे थे, सर्कुलर फोल्ड्स और दूसरा जो था विलाई, तो वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो चलिए हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात कर लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। तो जैसा कि जीआई ट्रैक्ट के एक टिपिकल पार्ट के अंदर होता है, 4 लेयर्स पाई जाती हैं। और वो 4 लेयर कौन कौन सी हैं, तो उनको हम लाखों बार पढ़ चुके हैं। तो पहली है म्यूकोसा, दूसरी है सबम्यूकोसा, तीसरी है मस्कुलरिस और चौथी है सेरोसा। तो वही म्यूकोसा के अंदर 3 लेयर्स, पहली लेयर एपिथेलियम, दूसरी लैमाइना प्रोपरिया और तीसरी मस्कुलरिस म्यूकोसी। तो फर्स्ट जो लेयर है वो है एपिथेलियम। तो एपिथेलियम यहाँ पे बनी होती है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है वही सेम जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन बना रही थी या इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बना रही थी, तो यहाँ पे भी वो सेम इंटेस्टिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुहन प्रेजेंट होती है। और ये ल्यूमेन में ओपन होती है बाई स्मॉल ओपनिंग्स। तो एपिथेलियम के अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। पहली सेल्स है एब्जॉर्प्टिव सेल और दूसरी सेल है गॉबलेट सेल्स। एब्जॉर्प्टिव सेल्स का जो टिप पार्ट है, जो एपिकल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, केवल वाटर का कुछ अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्प्टिव सेल्स वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो कि मॉइस्ट रखता है, लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमेन को मॉइस्ट रखता है, जिससे कि जो फूड का जो मूवमेंट है वो इजी हो सके। तो इसका काम ये होता है, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती हैं। इसके बाद जो अगला लेयर है वो लैमाइना प्रोपरिया। तो लैमाइना प्रोपरिया यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 टाइप के लिम्फेटिक नोड्यूल्स होते हैं। पहले जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स थे वो सिंगल थे और सॉलिटरी थे, और दूसरे जो थे वो एग्रीगेटेड थे। तो यहाँ पे केवल सिंगल लिम्फेटिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, एग्रीगेटेड लिम्फेटिक नोड्यूल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। उसके तीसरी लेयर जो है मस्कुलरिस म्यूकोसी, तो वो थोड़ी सी थिक होती है, यहाँ पे स्मूथ मसल्स की बनी होती है। उसके बाद सब म्यूकोसा, तो एक टिपिकल पार्ट के अंदर जो सब म्यूकोसा होता है उसी की तरह होता है, कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलता है। वही लिम्फेटिक वेसल, आर्टेरियोल, वेन्यूल इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो मसल्स हैं, तो मसल्स के 2 लेयर जैसा कि टिपिकली होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ मसल और दूसरा सर्कुलर लेयर ऑफ मसल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ का जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ मसल है तो वो थोड़ा थिक होता है, और यहाँ का जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर ऑफ मसल होता है वो थोड़ा थिक होता है और कुछ बैंड्स बना लेता है, ये कुछ ट्रांसवर्स बैंड्स बना लेता है। इन बैंड्स को हम बोलते हैं टीनी कोलाई, टीनी कोलाई। तो ये बनाए जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के द्वारा। अब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो है ये मस्कुलर लेयर के जैसे बाहर प्रेजेंट होता है सेरोसा। तो सेरोसा के अंदर जो विसरल पेरिटोनियम होता है तो उसका पार्ट होता है, और उसके जो फैटी टिश्यू होते हैं वो टीनी कोलाई से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ओमेंटल अपेंडाइसिस, ओमेंटल अपेंडाइसिस। अब ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को कुछ पाउच शेप्ड फॉर्म दे देते हैं, इसके अंदर कुछ पाउचेस बना देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस टाइप की जो गांठे जैसी संरचना है वो बन रही है। तो इन्हें हम बोलते हैं होफ्ट्रा, होफ्ट्रा। तो होफ्ट्रा बनाए जाते हैं बाई मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये अपना पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे अपना एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद तो ये एक टीएस है, टीएस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि एक ओरिजिनल डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बबली स्ट्रक्चर दिख रही है, बबली बबल जो स्ट्रक्चर दिख रही है सब म्यूकोसा के अंदर। तो अब हम जो दूसरा कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, तो वो डिस्कस करेंगे। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियाज, और उसके बाद लीवर,
गॉल ब्लैडर। तो ये अपने कुछ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है जो अब डिस्कस करने वाले हैं। तो जो टीथ वाला पार्ट होता है वो भी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर आता है, तो उसको हमने माउथ के अंदर पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा को सीक्रेट करती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले जो ग्लैंड्स हैं वो है स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स, और दूसरे जो है वो होंगे मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि अपना जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ को मॉइस्ट रहता है। मॉइस्ट इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर सलाइवा की कोई ना थोड़ी बहुत अमाउंट जो होती है वो एनी टाइम सीक्रेट होती रहती है। और जब फूड आता है, जब माउथ बकल कैविटी के अंदर फूड आता है, तब सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो डाइजेशन की प्रोसेस है, अब सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो केमिकल डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे ही फूड अंदर आएगा तो सलाइवा का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन होता है और डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये डाइजेस्टिव, ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स ये दो प्रकार की होती है। पहली है स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओरल कैविटी के अंदर ओपन होती है। और ये कौन कौन सी ग्लैंड्स है? पहली है लैबियल, तो लैबियल जो पाई जाती है लिप्स के अंदर। उसके बाद बक्कल, तो बक्कल पाई जाती है चिक्स के अंदर। पैलेटल ग्लैंड्स पाई जाती है पैलेट के अंदर, और लिंगुअल ग्लैंड्स पाई जाती है टंग के अंदर। तो ये सलाइवा की कुछ अमाउंट को ये सीक्रेट करते हैं, मतलब छोटी सी अमाउंट को ये सीक्रेट करते हैं। तो इतना मेजर कंट्रीब्यूशन इनका सलाइवा का सीक्रेशन में नहीं होता है। अब सलाइवा का जो अधिकांश पार्ट है वो सीक्रेट किया जाता है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स अपनी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली जो ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरी ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, तो इनकी पोजीशन होती है ये अपने ईयर के नीचे और ईयर के थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट के अंदर पाई जाती है। और ये पैरोटिड डक्ट, तो पैरोटिड डक्ट का दूसरा नाम होता है स्टेंसन डक्ट। तो पैरोटिड ग्लैंड्स पैरोटिड डक्ट या स्टेंसन डक्ट के द्वारा ओपन होती हैं। जो सेकंड मैक्सिलरी मोलर टीथ है, सेकंड मैक्सिलरी मोलर टीथ का जो लेवल है, तो उस वाले पार्ट के अंदर विस्टिब्यूल के अंदर ओपन होती है। तो विस्टिब्यूल हमने पहले डिस्कस किया था। तो विस्टिब्यूल क्या है कि जो अपने टीथ होते हैं और अपना जो चिक होता है या फिर अपना जो लिप होता है, तो इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन, इसके अंदर इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विस्टिब्यूल। तो स्टेंसन डक्ट ओपन होती है विस्टिब्यूल के अंदर। और दूसरा जो ग्लैंड है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो ये पाई जाती है मैंडिबल के नीचे। तो मैंडिबल अपनी क्या होती है? जाबोन, लोअर जाबोन, नीचे की जो निचले जबड़े की जो बोन है उसको बोलते हैं मैंडिबल। तो मैंडिबल के नीचे पाई जाती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड ओपन होती है जो लिंगुअल फ्रेन्यूलम होता है वहाँ पे ओपन होती है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम के लेवल में ओपन होती है बाई सब मैंडिबुलर डक्ट। और सब मैंडिबुलर डक्ट का दूसरा नाम है वॉर्टन डक्ट। तो वॉर्टन डक्ट के थ्रू ओपन होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जैसे पता चल गया हमें कि ये पाई जाती है मैंडिबल के जस्ट नीचे। उसके बाद अगला जो है वो है सब लिंगुअल ग्लैंड, और सब लिंगुअल ग्लैंड ओपन होती हैं थ्रू सब लिंगुअल डक्ट्स। और सब लिंगुअल डक्ट्स को हम बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस, डक्ट्स ऑफ रिविनस। तो ये डक्ट सिंगल नहीं होती है, बहुत सारी डक्ट्स होती हैं, छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जो जीबी के नीचे ओपन होती हैं। डक्ट्स को हम बोलते हैं डक्ट्स ऑफ रिविनस। तो ये 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनके सीक्रेशन को मिला के हम बोलते हैं सलाइवा। तो सलाइवा जो होता है वो कौन से फंक्शन करता है, किस प्रकार से ये डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, तो ये हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन के अंदर। तो अपना नेक्स्ट पार्ट जो है वो है पैनक्रियाज।